So this is the syllabus of financial accounting, यूनिट 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें हम लोग यूनिट 1 में हम मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट क्या है, कन्वेंशंस क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे अगर हम अकाउंट्स के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, कंसेप्ट और कन्वेंशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं। कॉन्सेप्ट में एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, कॉस्ट कंसेप्ट होता है, कॉस्ट अटैच कंसेप्ट होता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट होता है, एनुअल कंसेप्ट, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। जैसे पीरियोडिक मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो हमारा ये जो सेशंस हो रहे हैं इसमें मैं आपको अकाउंट्स में जहाँ हमें थ्योरी की आवश्यकता है हम वो थ्योरी के भी लेक्चर्स लेकर आएंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल के जो लेक्चर है वो हो सकता है फ्यूचर में मैं आपको न्यूमेरिकल के लेक्चर ये बोर्ड के ऊपर पढ़ाऊँ, तो वो बोर्ड का भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। सो दिस इज़ व्हाट अकाउंटिंग कंसेप्ट की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन लाइक कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर AS 1 to AS 10 मीन्स AS इट स्टैंड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थोड़ी बहुत हिस्ट्री देखेंगे हम कहाँ से आया है, इसके थ्योरी लेक्चर्स बनेंगे 1-2। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 8 तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, सेकेंड वन इज़ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है। उसके बाद थर्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट है। इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। फोर्थ वाला कंटिंजेंसी एंड इवेंट्स occurring after the balance sheet date, this is the fourth accounting standard. Fifth one is net profit or loss for the period prior items and changes in accounting policies। हो सके तो इसे थ्योरी में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे ऐसे ही। सो इस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर कंस्ट्रक्शंस कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इस तरीके के हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स। सो फाइनल अकाउंट, आई होप आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा, लेकिन आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट है और थर्ड यूनिट में हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। तो इट्स नॉट मतलब ये ज़्यादा कठिन या ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। इसमें सेम हमने जैसे 12th स्टैंडर्ड में ट्रायल बैलेंस क्या होता है, उससे हम ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बैलेंस शीट कैसी बनाते हैं, इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा आपको। लेकिन इस पर भी मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझा दूंगा। क्वेश्चंस, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स, ठीक है। आवर सेकेंड यूनिट इज़ हायर परचेस अकाउंट। हायर परचेस, मीनिंग ऑफ हायर परचेस अकाउंट्स, फीचर्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ हायर परचेस अकाउंट। ओके, ये सीखने वाले हम लोग हायर परचेस सिस्टम। इसमें भी न्यूमेरिकल है, थ्योरी है, न्यूमेरिकल है, थोड़े थ्योरी के भी सेशंस लेंगे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स के सेशंस होंगे इसमें। फिर इंस्टॉलमेंट और हायर परचेस में क्या डिफरेंसेस होता है इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हायर परचेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए एक एक्ट होता है, ये रेगुलेटेड बाय एक्ट होता है, एक्ट इज़ 1972। लेकिन इंस्टॉलमेंट के लिए ऐसा कोई एक्ट नहीं है। हायर परचेस में पोजीशन ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर टू द बायर एंड नॉट द ओनरशिप, मतलब पोजीशन मिल जाती, ओनरशिप नहीं मिलती। वही अगर इंस्टॉलमेंट में हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट में पोजीशन और ओनरशिप दोनों भी ट्रांसफ़र की जाती है बायर को, जब वो एग्रीमेंट साइन कर लेता है तब के तब। तो ऐसे थोड़े बहुत इनमें डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस क्या है उस पर हम बात करेंगे। बाद में इसके जो प्रॉब्लम्स है उस प्रॉब्लम्स को भी हम डिस्कशन करेंगे। तो आवर फर्स्ट यूनिट इज़ ऑन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें मेजर
थ्योरी का तो थोड़ा पार्ट लेंगे ही हम, जिसमें मेजर हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर का फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। यूनिट 2 में हायर परचेस के थोड़े थ्योरी के 1-2 सेशंस होंगे, और न्यूमेरिकल में हम हायर परचेस के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, जो कि काफ़ी ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा। आवर थर्ड यूनिट इज़ ऑन फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनल अकाउंट्स हम अभी सोल का, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी फाइनल अकाउंट थर्ड यूनिट में, ये भी काफ़ी इजी जाने वाला है आप लोगों को। बस आप टच में रहिए, बने रहिए, सारे सेशंस को सुनिए और आखिरी तक सुनिए। इसमें टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसका प्रिपरेशन हमें करना होता है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। आई होप आपने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो ये एक मेजर चैप्टर है। इस यूनिट पर भी हम लोग बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूनिट 4 जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। तो इसमें हम जॉइंट वेंचर अकाउंट्स के बारे में सीखने वाले हैं, उसके मीनिंग, डिस्टिंक्शंस जॉइंट वेंचर्स के, पार्टनरशिप के, मेथड क्या है जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा पहला जो यूनिट है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम मेजर फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर पढ़ने वाले। सेकेंड इज़ हायर परचेस, थर्ड वन इज़ फाइनल अकाउंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960, ये पढ़ने वाले, और चौथा बोले तो जॉइंट वेंचर अकाउंट। नाउ विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न। क्वेश्चन पेपर पैटर्न विल बी लाइक, पहला जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट यूनिट से आता है, जिसमें एक थ्योरी क्वेश्चन 8 मार्क्स, एक प्रॉब्लम 8 मार्क्स, और सी में 16 मार्क का प्रॉब्लम। या तो आप ए बी छुड़ाइए 8-8 मार्क के, या फिर आप सी छुड़ाइए 16 मार्क्स का। यूनिट 2 में, यूनिट क्वेश्चन नंबर 2 में यूनिट 2 के सवाल आते हैं, जिसमें थ्योरी 8 मार्क, प्रॉब्लम 8 मार्क, और फिर 16 मार्क का एक और में प्रॉब्लम। तो या फिर आप ऊपर के 2 छुड़ाइए 8-8 मार्क्स के, या नीचे का एक 16 मार्क्स का छुड़ाइए। सेम लाइक यूनिट 3, क्वेश्चन नंबर 3 में यूनिट 3 से आता है थ्योरी, प्रॉब्लम, तो ऊपर के 2 छुड़ाओ 8-8 मार्क्स के, एक थ्योरी एक प्रॉब्लम, या नीचे 16 मार्क्स का एक प्रॉब्लम। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 में, ये यूनिट 4 से सवाल आते हैं, सेम थ्योरी, प्रॉब्लम, 8 मार्क का थ्योरी, 8 मार्क का प्रॉब्लम छुड़ाओ, या फिर आप 16 मार्क का एक प्रॉब्लम छुड़ाओ। सो इस तरीके से पेपर पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 5 में पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से, दूसरा यूनिट 2 से, तीसरा यूनिट 3 से, और चौथा क्वेश्चन यूनिट 4 से पूछा जाता है। सभी में प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं, 4-4 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपका 80 मार्क्स का पेपर जो है वो बनता है, 20 मार्क्स आपको इंटरनल्स होते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न, ठीक है। तो आइए अभी आपको, आई होप आपको सब्जेक्ट क्या है, टॉपिक कौन से है, और पेपर पैटर्न क्या है हमारा, ये आपको आइडिया आ गया होगा। अभी हम थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हम ओवरव्यू देखने वाले हैं अकाउंटिंग का। सो दिस इज़ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग। हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री और ओरिजिन की बात करेंगे। सो इन 1494, मतलब 1494 में लुका पैसियोली, ये एक फ्रांस के मॉन्क थे, जिन्होंने एक एक प्रिंट पब्लिश की थी मैथमेटिक्स पर, जिसमें एक सेक्शन था उनका डबल एंट्री सिस्टम का। वैसे अकाउंटिंग यह उससे भी बहुत पहले से है, अराउंड 5000 BC, मतलब बिफोर क्राइस्ट। द इजिप्शियन, मतलब जब इजिप्शियन का पीरियड था, ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन थी, तब ही अकाउंटिंग डेवलप हो रही थी। जैसे जैसे कॉमर्स, व्यापार का ग्रोथ हो रहा था, वैसे वैसे अकाउंटिंग भी डेवलप हो रही थी। फिर एक समय आया कोलंबस का, और डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, जिसमें डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड हुई। फिर जैसे जैसे 15th सेंचुरी में बिजनेस की बढ़ोतरी होने लगी, वैसे वैसे और भी प्रिसाइज मेथड प्रिसाइज मेथड आने लगी, ताकि अच्छे से बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। फिर ये जो इटालियन फॉर्म था बुक कीपिंग का, ये सारे यूरोप में फैलने लगा। फिर 17th सेंचुरी में इंग्लैंड एंड हॉलैंड ने डिसाइड किया और डिज़ाइन किया एक नया रूल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट्स बनाना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजर्स ऑफ अकाउंट्स बनाना, ये शुरुआत हुई। फिर 19th सेंचुरी में इंडस्ट्री रिवैल्यूएशन हुआ, जिसमें व्यापार बढ़ने लगे, नई नई मशीनरी के माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ने लगा, कॉरपोरेशन के ग्रोथ के साथ साथ तकलीफ़ें भी आने लगी, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस एरिया में।
ज़्यादा कैपिटल लगने लगा, इफ़िशिएंट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी, मटेरियल, लेबर, कॉस्ट सब पर कंट्रोल हो इन सब का। सो ये एक ग्रेट इन्फ्लुएंस रहा ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोफेशन. So this was the origin in 1494 to 15th century, then 19th century, then we'll talk about 20th century. So 20वीं शताब्दी जो है ये दो वर्ल्ड वॉर साथ में लेके आया, वर्ल्ड डिप्रेशन जैसी चीज़ें साथ में लेके आया, लेकिन इसी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हुआ. फिर अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग्स को रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ने लगी. तो इस तरीके से जैसे जैसे दुनिया बदलते गई, डेवलपमेंट होते गया, उस तरीके से अकाउंट्स को और भी प्रॉपर तरीके से समझा जा सके या और भी इजी तरीके से उसको याद रखा जा सके, इस तरीके से अकाउंटिंग में भी डेवलपमेंट होना शुरू हुई. आई होप अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया वो आपको समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग. सो अकाउंट की डेफिनेशन क्या है? द मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इज दैट अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in term of money transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting a result thereof. मतलब अगर आप अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग ये आर्ट है, ठीक है, जिसमें आप रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग, मतलब आप रिकॉर्ड करते हो ट्रांजैक्शंस, जो रिकॉर्ड किया है उसको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करते हो, फिर उसको क्लासीफाइज करते हो, फिर उसको समराइज करते हो इन द लेजर्स, फिर वहाँ से हम ट्रायल बैलेंस में से कन्वर्ट करते हैं. सो एक सिग्निफिकेंट मैनर में रखा जाता है जिसमें हम जनरली मनी ट्रांजैक्शंस पर ही हम डिस्कशन करते हैं या मनी ट्रांजैक्शंस ही लिखे जाते हैं अकाउंटिंग में, और फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. तो मीन्स अकाउंटिंग मतलब क्या है कि अकाउंटिंग इज जस्ट लाइक जैसे बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग बोलते हैं. सो बुक कीपिंग मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शंस को एक बुक में उतारना, फिर उन ट्रांजैक्शंस को छांटना, मतलब रिकॉर्ड करना, ये हो गया रिकॉर्डिंग. छांटना मतलब क्लासीफाइंग करना उसको, फिर उसके लेजर्स बनाना, उसको समराइज करना, और फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाना. दैट इज़ व्हाट अकाउंटिंग. सो अकाउंटिंग मतलब it's a art of recording, classifying and summarizing in significant manner and in term of money transactions. Okay, features. अब accounting is an art. अगर अभी हम लोग अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो फीचर नंबर 1 है अकाउंटिंग इज एन आर्ट. तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट मतलब यह नॉलेज का वो पार्ट है जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल राह दिखाते हैं. अकाउंटिंग यह एक आर्ट है जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में मदद करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट बाय शोविंग बेस्ट वे ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट. ये मतलब एक नॉलेज का वो पार्ट है जो हमें हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए एक बेस्ट पॉसिबल राह दिखाता है. दैट्स वाई अकाउंटिंग को इज एन आर्ट कहा जाता है. सेकेंड वन इज अकाउंटिंग इन द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, सॉरी इट इन द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मीन्स व्हाट. अकाउंटिंग ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है. इट इन द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब ये सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता बल्कि बहुत सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है. इसमें रिकॉर्डिंग यह बिजनेस के नेचर और साइज और व्यवहार के टाइप के हिसाब से रिकॉर्ड करता है. मतलब आपका बिजनेस का क्या नेचर है, मतलब आप किस चीज़ में डील करते हो, आपके बिजनेस का साइज़ क्या है, आपकी बिजनेस छोटी है, बड़ी है, करोड़ों में है आपका बिजनेस या लाखों में आपका बिजनेस, फिर आपके व्यवहार के टाइप क्या है, कैश में करते हो, क्रेडिट में करते हो, तो उन सब को प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करता है. ये ट्रांजैक्शन मतलब सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, इसको प्रॉपर सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना होता है. जैसे अगर मैं उदाहरण बताऊँ तो कैश के जो व्यवहार है लाइक कैश सेल्स, कैश परचेस, एक्सपेंसेस पेड इन कैश, इनकम रिसीव्ड इन कैश, तो कैश के कैश में रिकॉर्ड किए. सेकेंड क्रेडिट परचेस, क्रेडिट सेल्स तो क्रेडिट में. तीसरा इनफ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन रहे लाइक
sales and purchase of land, building, machinery, vehicle, etc. Are all recorded in different ways. So that these are the second important features of accounting, that is it is in the art of recording. तो रिकॉर्ड करना भी अपने आप में एक आर्ट है. थर्ड वन इज इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब ये क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. मतलब क्लासिफाइंग में क्या होता है, जो ट्रांजैक्शन कर रखे हैं उसे एनालाइज करके ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शंस की एक नेचर की एक ही प्लेस पर एंट्री करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग अलग अलग लेजर्स ओपन करके की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू परचेज आर ब्रॉट टुगेदर एट वन प्लेस. मतलब परचेज से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस एक जगह पर, थ्रू दे आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट सब्सिडरी बुक. लाइक जैसे वो अलग अलग सब्सिडरी बुक में लिखे. सब्सिडरी बुक मतलब एक छोटी सी बुक, मतलब एक छोटे से ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उसमें सब्सिडरी बुक्स में, जिसमें कैश परचेज इन कैश बुक होता है, क्रेडिट परचेज इन परचेज बुक होता है. दिस विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट द टोटल अमाउंट ऑफ परचेसेस ड्यूरिंग द पीरियड, जिसमें आपको टोटल आपने कितना परचेस किया है उस पीरियड में, इसका हिसाब आपको वहाँ पर मिल जाता है. सो ये हो गया क्लासीफाइंग करना प्रॉपर तरीके से. ठीक है. इट इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग. ऑब्वियसली जैसे इसको अकाउंटिंग को लिखना, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइंग करना, वैसे समराइजिंग करना भी इसमें एक आर्ट है. दिस इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन टू द लेजर in an understandable and useful manner to the management or other interested parties. This involves preparation of trial balance, trading and profit and loss account and balance sheet. अब समराइजिंग में क्या है कि आप इसे एक लेजर बनाते हो. ओके, लेजर्स बनाते हो. वो लेजर्स के फिर आप बैलेंसेस निकालते हो. बैलेंसेस से आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, और फिर उसी ट्रायल बैलेंस के आधार पर आप एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, बैलेंस शीट बनाते हो. सो दिस इज़ वॉट इट इज़ द आर्ट ऑफ समराइजिंग. आई होप ये सारी चीज़ें 12th स्टैंडर्ड में आप सीखे होंगे. 12th स्टैंडर्ड में स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है कि कैसे कोई रिकॉर्ड करके रखता है, फिर उस रिकॉर्ड को फिर क्लासीफाई करना पड़ता है, फिर उसको समराइज करना पड़ता है, फिर उसके लेजर्स बनाने पड़ते हैं, फिर लेजर्स के डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस निकाला जाता है, फिर उन बैलेंसेस के आधार पे ट्रायल बैलेंस बनता है. ट्रायल बैलेंसेस से फिर आपको पता होगा फिर ट्रेडिंग अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बैलेंस शीट होता है. ट्रेडिंग अकाउंट में फैक्ट्री एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें डेबिट मतलब ट्रेडिंग में आती है. ऑफिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, और कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाती है. उसका एक प्रोफार्मा रहेगा, वो हम सीखेंगे आगे. ओके, द नेक्स्ट फीचर्स इज इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन टर्म ऑफ मनी. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स द ट्रांजैक्शंस बाय एक्सप्रेसिंग देम इन टर्म ऑफ मनी. दिस मेक्स द ट्रांजैक्शंस मोर मीनिंगफुल. बराबर. तो इसमें जो सारे ट्रांजैक्शंस है ना, वो मनी के फॉर्म में लिखा जाता है. मतलब मनी का ही हिसाब लिखा जाएगा. जैसे अभी अगर आपके ऑफिस में 6 मशीन्स है, ठीक है, 10 टन रॉ मटेरियल रखा है, 2 बिल्डिंग है, 50 टेबल है, 30 फैंस है, 50 चेयर्स है, तो उनका मनी में क्या है हिसाब, मतलब बिल्डिंग कितने रुपए की है, तो आप बिल्डिंग की अमाउंट लिखोगे. मनी के हिसाब में, मनी के रूप में यहाँ ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं. और इवन सारे ट्रांजैक्शन पैसे से ही रिलेटेड होते हैं अकाउंट्स में. इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. ओके, सो इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज इवेंट एंड ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर. इन अदर वर्ड्स, इट ब्रिंग to limelight only those transactions which have a financial character, which is in fact a serious limitation of accounting. For example, the high efficiency of the managing director and other executive is of great importance to the organization. ठीक है, जो हाई इफिशिएंसी ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका ग्रेट इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में. सिमिलरली, पुअर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, क्लैशेस बिटवीन द सुपरविजन एंड वर्कर्स एट्सेट्रा affect the earning capacity of the organization, but all these are not recorded because they have no financial character, no economic or exchange value. They cannot be expressed in term of money. मतलब आपके कंपनी में कितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति हो या कितने भी लो लेवल के, उनका हिसाब यहाँ पर नहीं रखते. यहाँ पर सिर्फ पैसे से रिलेटेड फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है वो, इसको हम आगे भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में, उन्हीं चीज़ों को लिखा जाता है. लास्ट वन इज
इट इंटरप्रेट्स द फाइनेंशियल डेटा। अब इट इंटरप्रेट्स मतलब आप अगर आपने सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से लिखी है, अकाउंट प्रॉपर तरीके से बनाया है, तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आएंगी। और अगर आपको फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आई तो सो इट हेल्प्स इन मेकिंग मीनिंगफुल जजमेंट अबाउट द फाइनेंशियल कंडीशन। ठीक है, दस वन कैन फाइंड आउट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, हमें इसमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलता है, नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इस तरीके का फाइनेंशियल डेटा हमें मिलता है। इट इंटरप्रेट्स द फाइनेंशियल डेटा। दिस इज वॉट this is what the features of accounting. Okay, next one is now the difference between bookkeeping and accounting. तो अभी हमने फीचर देखा है, अभी डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में, डिफरेंसेस क्या है। तो नंबर वन इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। सो बुक कीपिंग मीनिंग बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स द क्लासीफाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग में बिजनेस ट्रांजैक्शंस को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, एंड अकाउंटेंसी में अकाउंटेंसी समराइज एंड एनालाइज बिजनेस ट्रांजैक्शन। मतलब बुक कीपिंग में क्या होता है कि जैसे अभी सपोज मेरा सोफे का बिजनेस है, मतलब मेरा फर्नीचर का बिजनेस है। कोई कस्टमर आया, उसने सोफ़ा ख़रीदा, पैसे आए, तो मैंने सेल्स की एंट्री कर लिया। ऐसे 10 एंट्री सेल्स की हो गई आज। अभी माल ख़त्म हो गया तो फिर मैंने मेरे सप्लायर से माल लेके आया, तो परचेज़ की एंट्री हो गई कुछ। तो जो भी दिन भर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ बिक रहा है, कुछ ला रहा हूँ, कोई खर्चा कर रहा हूँ, किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, किसी से पेमेंट आ रहा है, तो वो पूरा हिसाब दिन भर का डे टू डे एक्टिविटीज़ लिखना, दैट इज़ क्लासीफाइज रिकॉर्ड्स एंड क्लासीफाइज द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और फिर अकाउंटेंसी में क्या होता है, इसी एंट्रीज़ को समराइज किया जाता है एनालाइज करके। स्टेज बुक कीपिंग इज़ द फर्स्ट स्टेज, सबसे पहले बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत रिकॉर्ड कर लेते। लेकिन अकाउंटेंसी कब काम आती है, अकाउंटेंसी काम आती है बुक कीपिंग के बाद, मतलब बुक कीपिंग होंगी तो अकाउंटिंग होंगी। सो अकाउंटेंसी कम्स आफ्टर रिकॉर्डिंग द क्लासिफिकेशन एंड अकाउंटेंसी इज द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर बुक कीपिंग। थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव। बुक कीपिंग एम्स एट कीपिंग द रिकॉर्ड एंड प्रोवाइड प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन देना कि भैया अगर ऑफिस में समझ लीजिए शॉप में एक फर्नीचर कुछ बिकता है, तो उसका इन्फॉर्मेशन लिख दिया कि सोल्ड वन फर्नीचर वर्थ रुपीज़ दिस। सो दिस इज़ व्हाट द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। एंड अकाउंटेंसी एम्स एट फाइंडिंग द प्रॉफिट एंड लॉस एट गिव्स फाइनेंशियल पोजीशन। और अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या उद्देश्य होता है कि जो भी हमने दिन भर में, महीने भर में या साल भर में जो व्यवहार किए हैं, जो माल बेचा है, कुछ खरीदा है, कुछ खर्चे किए, कुछ प्रॉफिट कमाया, कुछ पैसा आया है, तो लास्ट में हमें ये अकाउंटिंग ये बताती है कि हमने साल भर में पैसा कमाया है या गंवाया है। तो उसका ये बताने का उद्देश्य होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो जूनियर स्टाफ रिस्पॉन्सिबल होता है बुक कीपिंग में। अकाउंटिंग में थोड़ा सीनियर स्टाफ रहता है, थोड़े जिनको सारी चीज़ें की समझ होती है, वो समराइज़ करके उसको प्रॉपर तरीके से लिखने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिजल्ट। बुक कीपिंग बेसिकली रिजल्ट इन जनरल एंड लेजर। बुक कीपिंग फाइनली जनरल्स और लेजर्स तक जाती है, लेकिन अकाउंटिंग ये प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट तक पहुंचती है। पीरियड बुक कीपिंग ये डे टू डे डिटेल्स लिखी जाती है, और अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट एंटायर ईयर का उसमें ट्रांजैक्शंस का हिसाब होता है। प्रोसीजर bookkeeping includes recording the entries of day-to-day transactions by following basic rules of double entry bookkeeping system. And accountancy includes processing of primary information available from book of account and preparation of financial statement. क्या बोल रहा है कि bookkeeping includes recording and entries of day-to-day transactions, मतलब बेसिक रूल को फॉलो करके डबल एंट्री सिस्टम के डे टू डे ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन अकाउंटेंसी इंक्लूड्स प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम बुक ऑफ अकाउंट एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो बुक ऑफ अकाउंट में इन्फॉर्मेशन रहती है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। प्रिंसिपल्स बुक कीपिंग रिक्वायर्स प्रिंसिपल्स ऑफ एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ जनरलाइजिंग एंड पोस्टिंग। बुक कीपिंग में जनरली आपको जर्नल और पोस्टिंग करती आनी चाहिए। अकाउंटिंग रिक्वायर्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये भी हम आगे आने वाले सेशंस में सीखने वाले। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है। नंबर वन, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, मतलब
नो बिजनेसमैन कैन रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट हिज बिजनेस। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के बारे में सारी चीज़ें, मतलब आज दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुए, कल 10 हुए, परसों 10 हुए, ऐसे अगर 300 ट्रांजैक्शंस एक महीने में होते हैं तो 3600 ट्रांजैक्शन साल भर में होंगे। तो इतने सारे ट्रांजैक्शंस याद रखना पॉसिबल नहीं है किसी भी बिजनेसमैन के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, देयर वुड बी अ ट्रिमेंडस बर्डन ऑन ह्यूमन मेमोरी इन द एब्सेंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर अकाउंटिंग नहीं करेंगे तो दिमाग में वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी, और कितनी चीज़ें याद रहेंगी, कितने भूल जाएगा, बता नहीं सकते। सो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसको मतलब इसका यही ऑब्जेक्टिव कि इन सब चीज़ों पर जोर ना पड़े, इसीलिए इसको टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। नंबर 1, टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन। ओके, अब असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन मतलब अभी जो साल भर में जो बिजनेस किया होगा, जो भी लेन देन हुआ है, परचेस हुआ है, सेल हुआ है, ये जो ऑपरेशंस हुआ है, इसके रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स मतलब क्या साल भर में हमने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया है या नुकसान कमाया है, तो नुकसान क्यों कमाया है, प्रॉफिट कैसे आ गया है, तो कैसे बढ़ेगा, समझ में आ रहा है। सो दिस इज व्हाट टू असर्टेन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का रिजल्ट जानना भी एक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, कि हमने जो भी साल भर में व्यवहार किए है, व्यापार किया है, उससे हमें फ़ायदा हुआ है या नुकसान। थर्ड वन इज टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब अगर हमारे पास अकाउंट्स का हिसाब है, साल भर हमने जो व्यवहार किए है उस व्यवहार की एंट्री करके रखे, हमने पैसा कमाया, हमने पैसा खर्चा किया, तो लास्ट में हमारे पास जो भी पैसे बचेंगे तो वो हमने अगर प्रॉफिट कमाया होगा तो हमें समझ में आएगा कि हमारे कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है। और अगर हमने नुकसान कमाया होगा तो हमें समझ में आ रहा है कि हमने बिजनेस ढंग से नहीं किया है और हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो खस्ता हालत में, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग कब होती है, जब आपके पास आपके कंपनी पे ज़्यादा कर्जा नहीं रहता और आप प्रॉफिट अच्छा खासा कमा रहे हो और आपके पास पैसे जमा है, अच्छे से बिजनेस कर पा रहे हो, अच्छा सेल्स है आपका, तब जाके आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ज़बरदस्त होती है। तो फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का। नेक्स्ट वन इज टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टीज। अभी बिजनेस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। सो टू प्रोटेक्ट बिजनेस प्रॉपर्टी, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द प्रोप्राइटर टू प्रोटेक्ट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अनजस्टिफाइड एंड अनवारंटेड यूज। मतलब आपका एक ऑब्जेक्टिव ये भी रहता है, जब आप अकाउंटिंग करते हो तो आपका एक्स्ट्रा वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी रहता है। और आप जब व्यवहार कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस लिख रहे हो, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाती है। सो दिस इज़ ऑल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ये देखना कि कई फंड वेस्ट तो नहीं हो रहा है, हम प्रॉपर तरीके से पैसे का इस्तेमाल तो हो रहा है ना, कैश कितनी है हमारे पास रखी, हमारे बैंक में कितने पैसे रखे, ये सारी चीज़ें जानना भी अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव होता है। एंड द लास्ट वन इज़ टू फैसिलिटेट रैशनल डिसीजन मेकिंग। अब अगर आप जब आप अकाउंटिंग करते हो, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हो, आपके ऑपरेशंस जो आपने साल भर में किए उससे आपको पता चलता है कि आपको फ़ायदा हुआ है या नुकसान। आपको आपके कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जब पता चलती है, आपको अपने बिजनेस प्रॉपर्टी को जब आप प्रोटेक्ट कर पाते हो, तो इन सब चीज़ों के आधार पर आप डिसीजन ले सकते हो कंपनी से रिलेटेड। यानी अगर कंपनी को कोई नई फैक्ट्री में जाना है, कोई नई फैक्ट्री बनाना है, या बिज़नेस को डाइवर्सिफाइड करना है किसी और दूसरे बिजनेसेस में, या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, या कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होगा, तो उस डिसीजन मेकिंग में अकाउंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि अगर आप अकाउंट्स करते हो तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता है, और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है तो डिसीजन लेने में दिक्कत नहीं जाती, आप जल्दी से डिसीजन ले पाते हो। लेकिन अगर वही आपका फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, या फिर आपने अकाउंटिंग ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं अपने पास पैसे है या नहीं है, तो आप डिसीजन कैसे लोगे। सो अकाउंटिंग किया है तो पता चल जाएगा पैसे है या नहीं है, तो उस पर डिसीजन ले सकते। अगर है तो पॉजिटिव तरीके से जाएंगे, अगर नहीं है तो थोड़ा पीछे आ जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ओके, दिस इज़ द समरी। ये देखा है हमने अभी तक। आज के लेक्चर में हम सीखे द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग पढ़े हमने, है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़े। आई होप कि जो लेक्चर आज हमने किया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई है तो आप बार बार रिवाइंड करके इसे सुनिए, और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, या मेरी मेल आईडी पर आप सवाल भेज सकते हैं।
आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।